हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री। अब मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री में जो आपका न्यू सिलेबस है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। तो सबसे पहले हम सिलेबस डिस्कस करेंगे कि आपके पास क्या सिलेबस आने वाला है। देन उन टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही कम टॉपिक रह गए हैं। एंड देन उसके बाद हम उन टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो हमारा पूरा चैप्टर यहीं पे प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि क्या आपका मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड सिलेबस होने वाला है। तो आपके पास जो सिलेबस होने वाला है मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री से रिलेटेड आप यहीं पे देख सकते हो। तो आपके पास सबसे पहले आने वाला है गेली-सेक्स लॉ, जो कि आप देख सकते हो गेली-सेक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। उसका स्टेटमेंट होगा और एक्सप्लेनेशन होगा विद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। उसके अलावा वेपर डेंसिटी का कॉन्सेप्ट होगा कि वेपर डेंसिटी क्या होती है और क्या रिलेशन होता है मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में। आपके पास केवल फॉर्मूला है, फॉर्मल प्रूफ आपके पास है नहीं, तो आपको केवल फॉर्मूला याद रखना है। एंड देन एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं विद परसेंटेज कंपोजिशन या फिर मास ऑफ द एलिमेंट्स। तो या तो आपको क्वेश्चन में परसेंटेज कंपोजिशन दिया होगा एलिमेंट्स का या फिर मास दिया होगा उन एलिमेंट्स का, जिससे आपको फॉर्मूला बताना होगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का एलिमेंट्स की हेल्प से। तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी कि क्या क्या इस चैप्टर में आने वाला है। चैप्टर का नाम भले ही मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री है, लेकिन इस चैप्टर में ना आपके पास मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है, ध्यान रखिए, नहीं आपके पास मोल कॉन्सेप्ट आने वाला है और नहीं स्टोइकियोमेट्री आने वाला है। बस नाम ही चैप्टर का मोल कॉन्सेप्ट और स्टोइकियोमेट्री है, उससे रिलेटेड आपके पास इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। तो चलिए हम टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स। तो ये गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स क्या कहता है? ये कहता है कि जब भी गैसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और दूसरी गैसेस के साथ मान लीजिए दो या दो से ज्यादा गैसेस हो सकते हैं, वो आपस में रिएक्ट करती हैं, तो उनके बीच में जो रेशियो होता है और साथ ही जो प्रोडक्ट वो फॉर्म करते हैं, अगर वो प्रोडक्ट भी गैसेस प्रोडक्ट हैं, तो उनका वॉल्यूम का जो रेशियो है वो किस में रिप्रेजेंट किया जा सकता है? एक सिंपल होल नंबर रेशियो में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर हम बाकी की कंडीशन जैसे टेम्परेचर एंड प्रेशर जैसी कंडीशंस को क्या रखें? सेम रखें। अगर ये सारे वॉल्यूम्स हम सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे मेजर कर रहे हैं, इसको मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं। मान लेते हैं आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, यानी कि नाइट्रोजन, करेक्ट, नाइट्रोजन एक गैस है और हाइड्रोजन भी एक गैस है। नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करके फॉर्म करते हैं अमोनिया, यानी कि NH3। अगर मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं तो ये हो जाता है 3 और 2, और अमोनिया जो है ये भी एक गैस है। अगर मैं टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखूं तो अकॉर्डिंग टू गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम ये कहता है कि अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसियस हैं, अगर गैसेस हैं तो ही आप यूज करोगे, अगर कोई रिएक्टेंट या कोई प्रोडक्ट गैस नहीं है तो उसको छोड़ दोगे आप, उसके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसका आप ध्यान रखोगे। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और अमोनिया का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सिंपल होल नंबर रेशियो तो ठीक है कि कितनी नाइट्रोजन रिएक्ट करेगी और कितनी हाइड्रोजन रिएक्ट करेगी, उन रिएक्शन से कितना अमोनिया फॉर्म होगा, इन तीनों का जो रेशियो होगा वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। लेकिन वो रेशियो होगा क्या? वो रेशियो होगा इनके कोफिशिएंट्स के बराबर। नाइट्रोजन जो है इसका कोफिशिएंट कितना है? 1। हाइड्रोजन का कोफिशिएंट कितना है? ये है 3। और अमोनिया का कोफिशिएंट कितना है? ये है 2। यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो रिएक्ट करेंगे और जितना वो अमोनिया फॉर्म करेंगे, द रेशियो इज 1:3:2, जो कि एक सिंपल होल नंबर रेशियो है। यही कहता है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम। अब आपको ये क्लियर हो जाएगा जब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। तो कुछ देर बाद हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करने वाले हैं। चलिए हम पहले अगला टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं और वो टॉपिक है वेपर डेंसिटी का। तो वेपर डेंसिटी देखा जाए तो वेपर डेंसिटी का रिलेशन होता है किस किस की डेंसिटी का? किसी भी गैस का और हाइड्रोजन की जो डेंसिटी होती है उनका रेशियो जो होता है दैट इज वेपर डेंसिटी। अब अगर आप डिफाइन करने की कोशिश करोगे, अगर आप डिफिनेशन लिखने की कोशिश करोगे कि वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप कह सकते हो कि किसी भी गैस का, यहाँ पे आप लिखा हुआ देख सकते हो, किसी भी गैस का सर्टेन वॉल्यूम का जो मास होता है और
हाइड्रोजन गैस के उतने ही वॉल्यूम का जो मास होता है उसको ही हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। यानी कि मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख सकता हूँ कि वेपर डेंसिटी इक्वल टू मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, करेक्ट, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिए, मास ऑफ सेम वॉल्यूम, जितना वॉल्यूम आप किसी गैस का लोगे, मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अच्छा, अब जो ये रेशियो होता है ये बेसिकली, क्योंकि जो वेपर डेंसिटी का जो रेशियो होता है वो मास पे डिपेंड करता है कि सेम वॉल्यूम अगर आप किसी गैस का लेते हो और उतना ही वॉल्यूम जो हाइड्रोजन का लेते हो, तो वो जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, उसको हम वेपर डेंसिटी कहते हैं। और वो किसके बराबर होता है, वो एक और चीज के बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको अगर आप मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर लोगे तो ये जो रेशियो होगा ये इसी के बराबर आता है, यानी कि मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। और ऐसा क्यों है, क्योंकि जो गैसियस वॉल्यूम होता है वो गैस के नेचर पे नहीं डिपेंड करता है, गैसेस वॉल्यूम केवल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है। और इसीलिए जो मॉलिक्यूलर मास का जो रेशियो होगा वही सर्टेन वॉल्यूम्स का जो रेशियो होगा उसके बराबर होगा। इसका आप ध्यान रखोगे। नाउ मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज 2। तो यहां से आप अगर इसकी वैल्यू, मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू मैं 2 रख दूं, और वेपर डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन यानी कि 2। तो आप कह सकते हो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस, यहां से आप एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेपर डेंसिटी को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो किसी भी गैस का आपको मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये रिलेशनशिप समझ में आ गई होगी कि ये रिलेशनशिप कहाँ से आई। तो ये तो थी रिलेशनशिप मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी की। अच्छा, इसी को आप कह सकते हो वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ये भी आप कह सकते हो बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो ये चीज ध्यान रखनी है। हाँ, ये चीज एक और चीज ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रहने चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर प्रेशर पे आप इनको मेजर नहीं करोगे। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला का। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला आप क्लास 10th में पहली बार पढ़ते हो। अभी एम्पिरिकल फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, आप डेफिनेशन यहाँ पे देख सकते हो कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला होता है किसी भी कंपाउंड का जो आपको उस कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके सिंपल होल नंबर रेशियो के बारे में बताता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है वाटर यानी कि H2O, तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो है 2:1 का, ना कि 1:2, दैट इज 2:1। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, सेम एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जैसे C6H12O6। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, 6 यहाँ पे कार्बन है, 12 यहाँ पे हाइड्रोजन है और 6 यहाँ पे ऑक्सीजन है। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बोला है, दैट इज 1:2:1। तो इसका जो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा ग्लूकोज का, वो क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो होगा, ध्यान रखिए इसका, वो होगा C1H2 और O1 यानी कि CH2O। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि जब मेरे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑलरेडी है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से तो मैं ऑलरेडी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो पता कर सकता हूँ, उसके लिए मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला की जरूरत क्या है। तो वो आपको अगले टॉपिक में पता चलेगी जब हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके बाद एक और टॉपिक है जहां पे हम परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से एक चीज पता करते हैं और वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला। अब एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर मैं रेशियो की बात करूं 6:12:6 या फिर 1:2:1, ये बात आपको कोई बताता नहीं है कि यहां पर आपके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो या एम्पिरिकल फॉर्मूला हो, रेशियो तो सेम रहेगा। और रेशियो सेम रहेगा और आपको परसेंटेज कंपोजिशन, आपको ध्यान होगा कि आप परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, उसके लिए कुछ और चीज भी चाहिए होगी। आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर आपने एक चीज पढ़ी थी कि कैसे आप
परसेंटेज कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अगर आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया हुआ है तो यहाँ से आप कार्बन का, हाइड्रोजन का या ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन पता कर सकते हो। लेकिन परसेंटेज कंपोजिशन से आप जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता कर पाओ। और उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आप रेशियो पता कर सकते हो कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1:2:1 होना हो सकता है, 6:12:6, यानी कि 6, 12 और 6 एग्जैक्ट आप नंबर नहीं पता कर सकते हो। तो इसीलिए जब हम परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से एक फॉर्मूला कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो वो फॉर्मूला आपको एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, न कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स देता है। तो इसीलिए हमको नई टर्म की जरूरत पड़ी है, दैट इज एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आई होप कि आपको ये एम्पिरिकल फॉर्मूला की जरूरत क्यों पड़ रही है, इस चीज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से आप एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं पता कर सकते हो। और उसके लिए आपको चाहिए होता है, अगर आप चाहते हो कि परसेंटेज कंपोजिशन की हेल्प से आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करो, तो उसके लिए आपको चाहिए होता है मॉलिक्यूलर मास। अब वो कैसे करते हो आप? तो उसके लिए आपको चाहिए होता है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू क्या होती है? एन की वैल्यू होती है, ध्यान रखिए, दैट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास आपको पता होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। अब आप सोचोगे कि ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास क्या होता है? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो आपको मास मिलता है उसी को हम क्या कहते हैं? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। ध्यान रखिए, इसको हम कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। यानी एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है इसका? 1:2:1, यानी कि CH2O है। तो इस CH2O का अगर मॉलिक्यूलर मास की तरह कैलकुलेट करने की कोशिश करोगे, जैसे 12 प्लस 2 हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा प्लस 16, यानी कि हो गया 12 प्लस 2 14 प्लस 16 दैट इज 30। तो 30 AMU इसका क्या हो गया? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला से जो आपको मास मिलेगा वो है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। और जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे मिलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए आपको पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला उसको होल एन कर दीजिए आप, एम्पिरिकल फॉर्मूला को होल एन कर दीजिए, यानी कि होल एन यानी कि एन से मल्टीप्लाई कर दीजिए हर एलिमेंट को, जैसे कि यहाँ पे आप कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इन टॉपिक्स पे बेस्ड, क्योंकि बहुत छोटा सा ही चैप्टर है, तो कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देखते हैं ताकि आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाए। तो सबसे पहला है गेल-लेसाइक लॉ पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। तो चलिए हम ट्राई करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया फॉर्म करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है विद एक्सेस ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन हमारे पास बहुत है तो उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको ये बताना है कि कितना अमोनिया का वॉल्यूम फॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो गेल-लेसाइक्स लॉ कहता है कि वॉल्यूम जो होगा वो सेम रेशियो रहेगा, यानी कि आप कह सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, इसका अगर आप रेशियो देखोगे तो दैट इज इक्वल टू 3/2। हाइड्रोजन का आप कोफिशिएंट देख सकते हो, यहाँ पे 3 है, और अमोनिया का कोफिशिएंट देख सकते हो यहाँ पे 2 है। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपको दिया हुआ है व्हेन 6 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हो 6, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ अमोनिया नहीं पता मुझे, तो वॉल्यूम ऑफ NH3 आप चाहो तो इसको x मान सकते हो। तो अगर आप चाहो तो पहले ही आप उसको लिख सकते हो कि लेट आप वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड, वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड बी एक्स। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 6/x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से कैलकुलेशन हो जाएगी 3x इज इक्वल टू 12, और यू कैन से x इक्वल टू 4। तो वॉल्यूम ऑफ अमोनिया, अमोनिया का कितना वॉल्यूम फॉर्म हुआ है? वॉल्यूम ऑफ अमोनिया फॉर्म्ड दैट इज इक्वल टू 4 लीटर। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। काफी इजी ये क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 60 centimeter cube of oxygen was added to 24 centimeter cube of carbon monoxide and the mixture is ignited। तो पहले हमने कार्बन मोनोऑक्साइड को मिक्स किया किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ, और इसको इग्नाइट किया। तो ऑब्वियसली इग्नाइट करोगे, बर्न करोगे तो इसका और ऑक्सीडेशन होगा और ये फॉर्म करेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए। अब इसको आप बैलेंस कर सकते हो, तो ये हो जाएगा 2CO। हमेशा ध्यान रखिए रिएक्शन बैलेंस्ड होनी चाहिए। CO ये भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस है। ये तीनों यहाँ पे गैसेस हैं, यानी कि आप देख सकते हो कि जो रेशियो होगा ये होगा 2:1:2 का।
अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि हमको 24 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम दिया है 60 सेंटीमीटर क्यूब और इसका वॉल्यूम हमको पता करना है और पहले ऑक्सीजन कितना यूज होगा। अब देखिए यहाँ पे आप बोलोगे ऑक्सीजन का वॉल्यूम तो मुझे दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर क्यूब, तो फिर ये क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है कि कितनी ऑक्सीजन यूज हुई। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना वॉल्यूम आपको दो दो सब्सटेंसेस का दिया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी और ऑक्सीजन का भी, हो सकता है उतना यूज ना हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए कम ऑक्सीजन की जरूरत हो और कम ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो उतनी ऑक्सीजन से काम चल जाएगा तो बाकी की ऑक्सीजन तो बच जाएगी। तो आपको यही समझना है कि हमारे पास कितनी कार्बन मोनोऑक्साइड है और उसके लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड अप, तो इसको मान लेते हैं, आप एग्जाम में लिख लेना कि लेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बी एक्स। लेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड वो क्या मान लेते हैं, बी एक्स सेंटीमीटर क्यूब। तो ये एक्स सेंटीमीटर क्यूब इसको मान लेते हैं। तो यहाँ पे सेम यूज करेंगे वॉल्यूम ऑफ CO बाय वॉल्यूम ऑफ O2 दैट विल बी इक्वल टू 2:1। तो रेशियो क्या है 2:1। अब CO का जो अगर वॉल्यूम मैं मान लेता हूं कि CO कंप्लीटली यूज हो चुका है तो दैट इज 24 और ऑक्सीजन का वॉल्यूम है x इक्वल टू 2/1। तो आप यहां से लिख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो 2x इज इक्वल टू हो गया आपके पास 24 और x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका मतलब वॉल्यूम कितना यूज हुआ है ऑक्सीजन का 12 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपके पास एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता था कि ऑक्सीजन कितनी बच गई, तो हमारे पास से 60 सेंटीमीटर क्यूब और उसमें से 12 सेंटीमीटर क्यूब यूज हो चुकी है तो हमारे पास 60 माइनस 12 यानी कि 48 बच जाती, लेकिन यहाँ पे पूछा नहीं गया। अगर पूछा जाए तो आप कर सकते हो। देन आपके पास आ रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। अब कार्बन डाइऑक्साइड कितना फॉर्म होगा, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो, यानी कि 60 सेंटीमीटर क्यूब का देखिए यहाँ पे कोई रोल नहीं है। 60 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास है लेकिन वो रिएक्ट नहीं कर रही है, रिएक्ट केवल कितना कर रही है 12 सेंटीमीटर क्यूब। तो कैलकुलेशन जो होगी ना, ध्यान रखना गेल-यूसेक्स लॉ ये कहता है कि जो रिएक्ट करता है रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, हमारे पास रिएक्टेंट कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस बात से है कि रिएक्टेंट ने कितना रिएक्ट किया। जैसे कि यहाँ पे ऑक्सीजन ने 12 सेंटीमीटर क्यूब रिएक्ट किया, बाकी ऑक्सीजन ने रिएक्ट नहीं किया। तो जिस बात से हमको मतलब है वो ये है कि कितना रिएक्टेंट ने रिएक्ट किया, कितना हमारे पास रिएक्टेंट था उस बात से हमको कोई मतलब नहीं है। अब आपको पूछा जा रहा है वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। तो अब आपको पता चल गया कि भाई CO तो कंप्लीटली रिएक्ट कर चुका है, तो आप देख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ CO यूज्ड या बाय वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म, तो दैट विल बी इक्वल टू, वो कितना है रेशियो है 2/2 यानी कि 2/2 यानी कि आप इसको 1/1 कह सकते हो, रेशियो 1 आ गया। यानी कि वॉल्यूम ऑफ CO2 जो आता है वॉल्यूम ऑफ CO2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ CO, और वो कितना है वो है हमारे पास इक्वेशन में ऑलरेडी दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये बहुत सिंपल सा आपके पास ये भी क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अमोनिया इज ऑक्सीडाइज्ड अकॉर्डिंग टू, ये रिएक्शन आपको दी हुई है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म व्हेन 90 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट विद अमोनिया। तो ऑक्सीजन कितना 90 लीटर और हमको ये पता करना है कि नाइट्रिक ऑक्साइड कितना फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लेट x लीटर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, नाइट्रिक ऑक्साइड इज NO, तो ये मान लेते हैं x लीटर है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे हम यूज कर लेंगे कि वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड इसका कोफिशिएंट कितना है 4 और इसका ऑक्सीजन का कितना है 5, तो रेशियो क्या हो जाएगा 4/5। ये चीज ध्यान रखोगे आप कि नाइट्रिक ऑक्साइड का 4 है ऑक्सीजन का 5 है, तो रेशियो भी क्या हो जाएगा वॉल्यूम यूज्ड का 4/5। तो नाइट्रिक ऑक्साइड का वॉल्यूम आपको पता करना है तो ये मान लेते हैं x है और ऑक्सीजन का आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है वो है 90, तो ये कितना हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 4/5 और यहाँ से आप x की वैल्यू पता कर सकते हो दैट इज 4/5 इंटू 90। तो यहाँ पे आप कैंसिलेशन कर सकते हो, ये हो जाएगा 72 लीटर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। तो वॉल्यूम ऑफ NO फॉर्म कितना है, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म, कितनी नाइट्रिक ऑक्साइड फॉर्म हुई है दैट इज इक्वल टू
72 लीटर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, जिसको आप नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हो, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली, what volume of nitrogen dioxide would be formed when 100 centimeter cube of NO with 50 centimeter cube of oxygen reacts। तो अंडर सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिएक्ट किसने कितने के साथ किया। तो ये चेक करना है कि ये सही है या नहीं है, कि कंप्लीटली नाइट्रिक ऑक्साइड यूज होगी या नहीं होगी, कंप्लीट ऑक्सीजन यूज होगी या नहीं होगी। क्योंकि अगर वो कंप्लीटली यूज नहीं हुई है, हमको वो क्वांटिटी चाहिए जो पूरी यूज हुई है रिएक्शन में, जो वॉल्यूम यूज हुआ है पूरी रिएक्शन में, न कि हमारे पास ओरिजिनली है कितना। तो चलिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वॉल्यूम ऑफ NO बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ये कितना है, रेशियो इसका है 2/1। नाउ नाइट्रिक ऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है 100, ऑक्सीजन का मान लेते हैं हम x है, तो दैट इज 2/1। तो 2x इक्वल टू 100, यानी कि x इक्वल टू 50 सेंटीमीटर क्यूब। अब मैंने ये क्यों किया, पहले इसको समझिए आप। मैंने ये इसलिए किया, मुझे चेक करना था कि 100 सेंटीमीटर क्यूब NO पूरा का पूरा यूज होगा या नहीं होगा, या फिर 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन यूज होगा या नहीं होगा। यानी यहाँ पे भी 50 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 50 आया, यानी कि पूरा 50 सेंटीमीटर क्यूब NO के साथ ऑक्सीजन यूज हो जाएगा। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब NO यूज होगा और 50 ऑक्सीजन यूज होगा। अगर यहाँ पे मान लेते हैं आंसर 50 से ज्यादा आता है, यानी कि मान लेते हैं 60 आ जाता, 60 आ जाता, तो तब आप, क्योंकि आपके पास 60 सेंटीमीटर क्यूब तो ऑक्सीजन था ही नहीं, 60 कहाँ से यूज कर लेते आप, तो तब आपका जो ऑक्सीजन है वो 50 सेंटीमीटर क्यूब पूरा यूज हो जाता और ये 100 सेंटीमीटर क्यूब नहीं यूज हो पाता। तो तब आप कैलकुलेशन ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। और अगर यहाँ पे कम आता, मान लेते हैं यहाँ पे 40 ही आता, तब हम 40 सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से कैलकुलेशन करते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि जब हम ये पूरा यूज कर लेते हैं, तो अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज फॉर्म। तो वही यूज करते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ NO2 फॉर्म्ड, वो कितना मान लेते हैं Bx, x क्या सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब में ही रखेंगे। तो यहाँ पे हम x सेंटीमीटर क्यूब इसको मान लेते हैं। और अब हम क्या करेंगे, सेम वही वॉल्यूम ऑफ NO बाय वॉल्यूम ऑफ NO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू, रेशियो देखिए 2/2 है, NO का वॉल्यूम ये रहा, NO2 का वॉल्यूम ये रहा, दैट इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1। वॉल्यूम ऑफ NO कितना दिया हुआ है हमको, यहाँ पे दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर क्यूब बाई x इज इक्वल टू 1। तो यानी कि आप कह सकते हो x इज इक्वल टू 100, यानी कि वॉल्यूम ऑफ NO2 कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर क्यूब फॉर्म हुआ है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंबाइन होते हैं, इक्वेशन आपको ये दी है, और वाटर वेपर फॉर्म करते हैं। अ मिक्सचर ऑफ 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एंड 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन इज इग्नाइटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ स्टीम प्रोड्यूस्ड। तो यहाँ पे देखिए 100 डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ पे स्टीम बोला, यानी कि स्टीम भी क्या है, गैस है। तो यहाँ पे यानी कि तीनों को गैस मानना पड़ेगा, ये भी गैस, ये भी गैस और ये भी गैस। और जब गैस, क्योंकि अगर आप ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर नहीं होता तो इसको लिक्विड मानते, और फिर इसका वॉल्यूम का हम कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि तब इसके वॉल्यूम पे गैलिलियो लॉ अप्लाई नहीं हो पाता। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे देखिए मिक्सचर है 22.4 लीटर हाइड्रोजन का और 22.4 लीटर ऑक्सीजन का। क्या ये 22.4 लीटर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों यूज हो जाएंगे, चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, वो कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2/1। अब वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 22.4 ले लेते हैं, और ऑक्सीजन का हम ले लेते हैं x, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से आ रहा है 2x इक्वल टू 22.4, और x इक्वल टू आ रहा है आपके पास 11.2 लीटर। यानी क्या समझे यहाँ से कि जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन का 22.4 लीटर, ये यूज नहीं हो पाएगा पूरा, केवल इसमें से कितना यूज होगा 11.2 लीटर। तो इसीलिए हम अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के लिए जो वैलिड क्वांटिटी होगी वो ये वाली होगी, हाइड्रोजन का 22.4 लीटर, और ये वाली नहीं होगी। क्यों, क्योंकि ये वॉल्यूम हमारे पास है, लेकिन ये पूरा का पूरा वॉल्यूम रिएक्ट नहीं कर रहा है। रिएक्ट कितना वॉल्यूम कर रहा है 11.2 लीटर। तो अगर आप ऑक्सीजन का वॉल्यूम लेना ही चाह रहे हो तो आप 11.2 लीटर लोगे, न कि
22.4 लीटर। यही बात मैं आपको पिछले क्वेश्चन में समझाना चाह रहा था। अब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ, लेट वही चीज लिख लेते हैं, लेट वॉल्यूम ऑफ, किसका वॉल्यूम, स्टीम बी एक्स, एक्स क्या मान लेते हैं, एक्स लीटर। तो स्टीम कितना फॉर्म हो गया, एक्स लीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2 बाय वॉल्यूम ऑफ स्टीम, यानी कि H2O, दैट इज इक्वल टू, क्या रेशियो है, 2/2, यानी कि ये रेशियो भी 1 हो गया। और वॉल्यूम ऑफ H2 कितना दिया हुआ है, 22.4 लीटर, क्योंकि ये पूरा का पूरा यूज हो रहा है। तो 22.4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना आ गया, 22.4 लीटर, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्टीम इज 22.4 लीटर। नाउ अब यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन विल बी प्रेजेंट ऑन कूलिंग टू द रूम टेम्परेचर। अब रूम टेम्परेचर के लिए यहाँ पे नहीं करते हम लोग, अदरवाइज एक टफ पड़ जाता है। तो कूलिंग, बस केवल कूलिंग कर दीजिए, या कूलिंग की जगह हम कंडेंसिंग कर लेते हैं एट सेम टेम्परेचर, कंडेंसिंग। तो स्टीम को अगर हमने कंडेंस कर लिया तो ऑक्सीजन का कितना वॉल्यूम बच जाएगा। अब देखिए, तो वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट, वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट, कितना वॉल्यूम बच जाएगा O2 का। तो देखिए ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना ऑलरेडी यूज हो चुका है, 11.2, हमारे पास था कितना 22.4, यहाँ पे 22.4 लीटर ऑक्सीजन दे रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ O2 लेफ्ट दैट इज इक्वल टू 22.4 माइनस 11.2, यानी कि ये भी आ रहा है 11.2 लीटर, यानी कि 11.2 ऑक्सीजन का वॉल्यूम बच गया। तो वही पूछा जा रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, what volume of propane is burned for every 100 centimeter cube volume of oxygen used in the reaction। तो यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पे सीधा हम लिख लेते हैं, let volume of propane यानी कि C3H8BX, करेक्ट, सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे वही करेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन यानी कि C3H8 बाई वॉल्यूम ऑफ O2। अगर आप इसका रेशियो देखोगे तो ये है 1:5 का। तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन दी जा रही है। तो वॉल्यूम ऑफ प्रोपेन ले लेते हैं, यानी कि यहाँ पे इसको x मान लेते हैं, बाय इसका वॉल्यूम दिया हुआ 100 इज इक्वल टू 1/5। तो x इक्वल टू हो जाएगा 100/5, और यू कैन से x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे ध्यान रखने, वॉल्यूम ऑफ C3H8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत आसान ये भी क्वेश्चन था आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी मैंने आपको अभी बताई, वेपर डेंसिटी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, दैट इज द रेशियो ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ अ गैस टू द सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट अ गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर। नाउ अब आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गैस सिलेंडर कैन होल्ड 1 kg ऑफ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, व्हाट वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैन इट होल्ड अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे आप सोचोगे कि ये कैसे होगा, तो ये सेम चीज करेंगे, क्योंकि वेसल है, सिलेंडर है, तो उसका वॉल्यूम सेम रहेगा। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की वेपर डेंसिटी जो होती है, आपको पता है वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज मास ऑफ CO2 ऑफ बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, और दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू वो एक और चीज के बराबर होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, यानी कि 2। तो अब यहां पे देखिए वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 इक्वल टू ये हो जाएगा। तो मास ऑफ CO2 मान लेते हैं, यहां पे आप लिख सकते हैं लेट मास ऑफ CO2 बी एक्स, केजी में ही लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में केजी ही दिया हुआ है। तो मास ऑफ CO2 x मान लेते हैं, और हाइड्रोजन का मास कितना दिया है, 1 kg। तो x/1 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आपको पता है 44, और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास होता है 2। तो यहां से आप लिख सकते हो x इज इक्वल टू 22 kg, यानी कि मास ऑफ CO2 कितना आ रहा है, मास ऑफ CO2 आ रहा है आपके पास 22 kg। एक बार फिर से समझा देता हूं क्वेश्चन। वेपर डेंसिटी का हमने यूज किया, दैट इज मास ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि मुझे मास ऑफ हाइड्रोजन पता है 1 kg क्वेश्चन में दिया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं पता है। तो इसको हम कहते हैं वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी और किसके बराबर होती है, दैट इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन। तो बस इसको इक्वेट कर दिया, और वहां से मैंने
मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट कर लिया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनियम नाइट्रेट। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसके लिए, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3, चलो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन का दिया हुआ 14, तो 2 इंटू 14, 2 क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 एटम्स है नाइट्रोजन के, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन देख लेते हैं हम लोग 4 हैं, तो 4 इंटू 1, प्लस ऑक्सीजन के 3 हैं, तो 2 इंटू सॉरी 2 नहीं 3 इंटू कितना हो जाएगा 16। तो ये आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2 इंटू 14 28 प्लस 4 प्लस 48। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो टोटल जो कैलकुलेट करके आ रहा है दैट इज इक्वल टू 28 प्लस 4 32, 32 प्लस 48 ये हो जाता है 80। तो ये आ रहा है आपके पास 80। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज अब किसी का भी निकाल सकते हो आप, नाइट्रोजन का भी। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ नाइट्रोजन। इसमें मास कितना है नाइट्रोजन का, 2 इंटू 14 यानी कि 28। तो मैं 2 इंटू 14 ही लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100 भी करना पड़ता है। तो ये आ रहा है आपका 35%। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है यूरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर, द फॉर्मूला इज CON2H4, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। तो यहाँ पे भी सेम है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ यूरिया। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास हम कैलकुलेट करेंगे। तो दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्बन है यहाँ पे 1 यानी कि 12, प्लस ऑक्सीजन है 1 16, प्लस नाइट्रोजन है 2, तो 2 इंटू 14, प्लस हाइड्रोजन है 4, तो 4 इंटू 1। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 12 प्लस 16 यानी कि यहाँ पे 32 32 नहीं 28 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 28 ये भी हो गया, प्लस 4 56 प्लस 4 यानी कि ये हो जाएगा 60। नाउ अब 60 आ गया, 60 AMU। अब हमको क्या पता करना है, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इसमें भी करना है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखिए दिया हुआ है 2 इंटू 14, तो 2 इंटू 14 बाई 60 इंटू 100। तो इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो आराम से, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, ये लगभग आ रहा है 46.67%। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। बहुत आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी परसेंटेज कंपोजिशन पे ही बेस्ड है, लेकिन यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ वॉशिंग सोडा में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का परसेंटेज निकालने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं इसका। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कितना हो रहा है, देखिए 2 इंटू 23, सोडियम का आ गया, प्लस कार्बन का हो जाता है 12, प्लस ऑक्सीजन के 3 एटम है, तो प्लस 3 इंटू 16। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन तो यहाँ भी थे, यहाँ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन को अलग करना है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के लिए कितना हो जाएगा, प्लस 10 इंटू कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का 2 है, प्लस ऑक्सीजन का 16, 2 इंटू 1। तो ये हो जा रहा है हमारे पास 2 इंटू 23 यानी कि 46, प्लस 12 प्लस 48 प्लस 16 प्लस 2 होता है 18 इंटू 10 यानी कि 180। वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो 180 है। तो 46 प्लस 12 ये होता है 58 प्लस 48 प्लस 180। तो ये जो टोटल आ रहा है दैट इज 286। नाउ अभी 286 आ गया। अब हमको क्या करना है, परसेंटेज ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी कि H2O का परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ H2O यानी कि वो कितना आ रहा है, दैट इज 180 के बराबर आ रहा है बाई 286 इंटू 100। अब आप इसकी कैलकुलेशन बहुत इजीली कर सकते हो, अब केवल डिवाइड करने के लिए रह गया। ध्यान रखिए कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से कीजिए आप, दैट इज 62.93%। आप इसको बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, a hydrocarbon contains 82.8% of carbon and has relative molecular mass of 58, राइट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड इट्स मॉलिकुलर फॉर्मूला। तो देखिए यहाँ पे इस काम को करने के लिए, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए और मॉलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ इस तरीके की टेबल बनानी पड़ेगी। तो मैंने टेबल ऑलरेडी बनाई है। एलिमेंट सबसे पहले यहाँ पे
फिर एटॉमिक मास, परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है तो यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन लिखोगे, और अगर परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो मास लिखोगे परसेंटेज कंपोजिशन की जगह पे। फिर रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स लिखोगे और सिंपल होल नंबर रेशियो लिखोगे। अब ये कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले एलिमेंट कौन कौन से हमारे पास, क्योंकि हाइड्रोकार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है कि हाइड्रोकार्बन में दो ही एलिमेंट होते हैं, होता है कार्बन और दूसरा होता है हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट को हमने यहाँ पे शो कर दिया। देन उसके अलावा आपके पास दिया हुआ है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कितना दिया हुआ है आपको, कार्बन का दिया नहीं है, आपको पता है कार्बन का होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। परसेंटेज कंपोजिशन भी मेंशन कर लीजिए। परसेंटेज कंपोजिशन कितना दिया हुआ है, 82.8% किसका दिया हुआ, कार्बन का, और हाइड्रोजन का दिया हुआ 1%। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे पता करेंगे, कार्बन के कैसा पता करेंगे, तो उसके लिए आपको परसेंटेज कंपोजिशन से डिवाइड करना पड़ेगा। परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड करना पड़ेगा एटॉमिक मास से, यानी कि 82.8 डिवाइडेड बाय 12, और यहाँ पे हाइड्रोजन का 1 है तो 1 डिवाइडेड बाय 1, करेक्ट। तो यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 नहीं है यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन, 82.8% था ना, तो हाइड्रोजन का जो हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन वो आप 100 में से माइनस कर लीजिए, क्योंकि बाकी सब हाइड्रोजन ही होगा यहाँ पे, तो वो हो जाएगा 17.2%। 17.2%, तो यहाँ पे 17.2 बाई 1 आ जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 17.2, और यहाँ पे 82.8 डिवाइडेड बाय 12 आ रहा है, तो 82.8 डिवाइडेड बाय 12 ये लगभग होता है 6.9 के आसपास। अब हमको क्या करना है, तो आई होप कि आपको ये चीज पता चल गई होगी कि रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो। परसेंटेज कंपोजिशन को डिवाइड कर लेते हो एटॉमिक मास से। अब परसेंटेज कंपोजिशन अगर यहाँ पे नहीं है तो मास को डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से। यहाँ पे क्या मिलता है हमको, ये जो रेशियो मिलता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये एक्चुअली कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स का रेशियो है, लेकिन ये तो सिंपल होल नंबर रेशियो में नहीं है। तो इसको सिंपल होल नंबर रेशियो में लाने के लिए हम क्या करते हैं कि जो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो आता है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर होता है उससे डिवाइड कर देते हैं सबको, यानी कि 6.9 और 17.2 में से छोटा कौन है, 6.9, तो यहाँ पे 6.9 बाय 6.9 कर लेंगे तो ये आ जाते हैं 1। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ये तो 1 आ गया। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 17.2 डिवाइडेड बाय 6.9 अगर आप करोगे तो ये कुछ फ्रैक्शन में ही आ रहा है, यानी कि 2.5 आ रहा है। अब आपके पास अभी भी जो रेशियो है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आया नहीं है, ये रेशियो सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों को डबल करना पड़ेगा फिर, तो दैट इज इक्वल टू रेशियो क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2.5 इंटू 2 ये हो जाएगा 5। तो दिस इज योर सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन का रेशियो आपको यहाँ पे पता चल गया। अब हम बहुत सिंपल सा काम करेंगे, हम ये पता करेंगे कि इनका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है। तो अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे पता करते हैं हम, एम्पिरिकल फॉर्मूला है आपका कार्बन 2 यानी कि C2 और H है आपके पास 5, करेक्ट। आपको एक और चीज दी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास तो आपको हमेशा दिया होगा, अदरवाइज आप बिना मॉलिक्यूलर मास के कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तो चलिए मॉलिक्यूलर मास की हेल्प से इसको हम कैलकुलेट करते हैं। तो अब कैसे हम कैलकुलेशंस करेंगे आगे, तो आपको पता है सबसे पहले आपको n की वैल्यू पता करनी पड़ेगी, और n की वैल्यू पता करने के लिए आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट कर लेता हूँ। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वो आता है कितना, दैट इज इक्वल टू, आप देख सकते हो यहाँ पे कार्बन 2 है तो 2 इंटू 5 12, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, प्लस 5 इंटू 1 यानी कि 12 प्लस 2 ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 2 24 प्लस 5 यानी कि ये हो गया 29। तो एन की ये एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मिल गया। तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, ये होता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था 58, तो मैं सीधा लिख ले रहा हूँ, आप एग्जाम में फॉर्मूला जरूर लिख लेगा, मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी कि 29, दैट इज इक्वल टू ये क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। और अगर एन की वैल्यू 2 आ गई तो अब हमको क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू C2H5 होल ट्वाइस n, यानी कि ऐसा लिखना नहीं है हमको, डबल करना पड़ेगा, यानी कि इस 2 को हमको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका ध्यान रखना कि इस 2 को हमको अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अंदर मल्टीप्लाई अगर करते हैं सबको डबल करना पड़ेगा, यानी कि C2 का क्या हो जाएगा C4, दैट इज इक्वल टू C4, या तो यहीं पे लिख लीजिए C4H10 इज योर
एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन विच कंटेन्स 80% कार्बन। तो सेम ही है, कार्बन यहाँ पे है, हाइड्रोजन है। जो एटॉमिक मास है कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। ये दिया हुआ है आपको 80% और ये दिया हुआ है बाकी का 20%। अच्छा, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। ये हो जाता है आपका 12 इंटू 6.67%। और अगर इसको देखोगे तो 20/1 यानी कि ये हो जाएगा 20। अब इन दोनों में से जो छोटा नंबर है कौन? 6.67। सिंपल होल नंबर रेशियो के लिए 6.67 से डिवाइड कर दो दोनों को, यानी कि 6.67 को भी 6.67 से डिवाइड कर लेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और 20 को भी 6.67 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है 3। तो ये देखिए बहुत इजीली आपको क्या मिल गया, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला वो हो जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला इक्वल टू है हमारे पास C1H3 यानी कि CH3। अब हम यहां से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी पता कर लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू कार्बन का 1 है यानी कि 12 प्लस हाइड्रोजन 3 है तो 12 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे हम इसके बाद क्या पता करते हैं? इसके बाद हम n की वैल्यू का पता लगाते हैं। तो n की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे ये आपको ऑलरेडी पता है। n की वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? n की वैल्यू पता करने के लिए हमको एक काम करना पड़ेगा, वो है कि हमको लिखना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमको दिया हुआ था, वो दिया हुआ था 30। तो 30 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 15। यहाँ पे भी n की वैल्यू आ गई 2। तो अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? एम्पिरिकल फॉर्मूला होल n। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू हो जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला, यानी कि ये दिया हुआ है आपको CH3 होल ट्वाइस, और इसको अगर डबल कर दोगे तो ये हो जाएगा C2H6। देखिए कितना आसान सा ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला फॉर कंपाउंड। तो ये मैंने आपको बताया था, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो फॉर्मूला होता है जो सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है किसी भी कंपाउंड में एलिमेंट्स का। व्हाट विल बी द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ C2H6 ये आपको बताना है। तो C2H6 ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है इसका। तो रेशियो जो होगा कार्बन और हाइड्रोजन का हो जाएगा 2:1 2:6, और इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये कैंसिल होता है, ये आप कर सकते हो, दैट इज 1:3। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये रेशियो हो गया इसका सिंपल होल नंबर रेशियो, करेक्ट। तो ये आ गया 1:3। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? दैट इज इक्वल टू, एम्पिरिकल फॉर्मूला आप लिख सकते हो दैट इज C1H3 यानी कि CH3। ये पिछला ही क्वेश्चन था, तो आप बहुत इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कंपाउंड हैज एम्पिरिकल फॉर्मूला CH2O हैज वेपर डेंसिटी ऑफ 30। इसकी वेपर डेंसिटी 30 दे रखी है। राइट डाउन इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए दो चीजें चाहिए, एक एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो सबसे पहले हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मास पता कर लेते हैं इसका। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैं सीधा लिख लेता हूं, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वो कितना हो जाएगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, कार्बन है यहाँ पे 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन है 1 तो 16 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 30, करेक्ट। और हमको दे रखा है वेपर डेंसिटी, तो वेपर डेंसिटी कितनी है? 30। वेपर डेंसिटी भी इसकी 30 है। हमको वेपर डेंसिटी नहीं चाहिए, हमको चाहिए मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास इसका कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 30 और यू कैन से 60, करेक्ट। तो 60 AMU आपका मॉलिक्यूलर मास आ गया, करेक्ट। और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी 30 आ गया इसका। नाउ अब हमको वैल्यू पता करनी है n की। तो n इक्वल टू क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, यानी कि 60/30, और ये होता है 2। तो 2 मिल गया, और एम्पिरिकल फॉर्मूला हमको पता है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दैट इज इक्वल टू, वो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला यानी कि CH2O होल n, n यानी कि कितना है? ट्वाइस, होल ट्वाइस, ये हो जाएगा C2H4O2। बहुत सिंपल सा ये वाला भी आपके पास क्वेश्चन आ गया। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास
सिलिकॉन फॉर्म्स अ कंपाउंड विद क्लोरीन, तो सिलिकॉन एक कंपाउंड फॉर्म कर रहा है क्लोरीन का, तो उस कंपाउंड के बारे में आपको बताना है कि उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो एलिमेंट हमारे पास कौन कौन है, यहाँ पे सिलिकॉन है और क्लोरीन है। यहाँ पे एटॉमिक मास भी दोनों के दिए हुए हैं, कितने, सिलिकॉन का दिया हुआ है 28 और क्लोरीन का दिया हुआ है 35.5। नाउ अब आपको यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पे आप परसेंटेज कंपोजिशन मत लिखिए, यहाँ पे लिखिए परसेंटेज कंपोजिशन की जगह पे मास, मास कितना है दोनों का, बाकी अंतर कुछ नहीं आएगा। परसेंटेज कंपोजिशन की जगह पे आप मास भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे 5.6 ग्राम सिलिकॉन है, तो यहाँ पे 5.6 लिख लीजिए। क्लोरीन है 35.5 जो है वो 21.3 ग्राम क्लोरीन है, तो 21.3 लिख लीजिए। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम, जैसे यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन अपॉन एटॉमिक मास करते थे, यहाँ पे मास बाय एटॉमिक मास कर लेंगे, यानी कि 5.6 बाय 28, और यहाँ पे 21.3 बाय 35.5। अब आप इसकी कैलकुलेशन कर लीजिए, बड़े आराम से आप इसकी कैलकुलेशन भी कर सकते हो। तो ये लगभग आता है, लगभग नहीं एग्जैक्टली आता है 0.2, और ये आ रहा है आपका लगभग 0.6। नाउ तो ये हो गया 0.6। अब हम क्या करेंगे, सिंपल होल नंबर रेशियो, उसके लिए आपको पता है इन दोनों में से जो छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर लेंगे दोनों को, यानी कि 0.2 को भी, तो 0.2 बाय 0.2 यानी कि 1, और यहाँ पे हो जाएगा 0.6 बाय 0.2, छोटे नंबर से डिवाइड करना है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 1:3 का रेशियो आ गया, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑलरेडी मिल गया। तो यहाँ पे आपको केवल एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना है इसका, तो मैं कह सकता हूँ कि इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया सी नहीं, यहाँ पे SI है, तो आप कह सकते हो SI1Cl3, तो SiCl3 इसका क्या हो गया, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैं इसका नहीं बता सकता हूँ, नहीं पूछा गया जब तक कि हमको मॉलिक्यूलर मास या वेपर डेंसिटी ना पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज फाउंड टू कंटेन 40% ऑफ कार्बन, 6.67% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन, कैलकुलेट इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला, और वेपर डेंसिटी भी दी है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी आपको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन बोल रहा है 12% है, नहीं 40% है, 12 इसका एटॉमिक मास है, तो एटॉमिक मास लिख लेते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। परसेंटेज कंपोजिशन भी कार्बन का दिया हुआ है 40, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.67 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 53.3। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, परसेंटेज कंपोजिशन डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, तो ये लगभग आता है आपके पास 3.33, इसको करेंगे 6.67 बाई 1, तो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 6.67, ये आता है 6.67, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, दैट इज 6.67। और तीसरा आता है 53.3 डिवाइडेड बाय 16, तो ये भी आ रहा है 3.33 के आसपास। नाउ अब हमको क्या करना है, सिंपल होल नंबर रेशियो के लिए सबसे छोटा नंबर जो है इनमें से, दैट इज 3.33 से सबको डिवाइड कर लेना है, तो 3.33 बाई 3.33 यानी कि 1, 6.67 बाय 3.33 यानी कि वो आ रहा है लगभग 2। अब आ रहा है यहाँ पे 3.33 बाय 3.33, ये भी आ रहा है हमारे पास 1। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल गया। हमको एक और चीज दे रखी है, याद रखना, वेपर डेंसिटी इसकी दी हुई है। तो सिमिलर क्वेश्चन, तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था हमारे पास ये भी। तो यहाँ पे वेपर डेंसिटी हमको दी हुई है, वो कितनी है, 30 है। चलिए तो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया यहाँ पे। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास C1H2O1। नाउ एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी तो पता करना पड़ेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैसे पता करेंगे, उसके लिए हमको एक छोटा सा काम करना है, क्या, जो कार्बन है वो 12 प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, प्लस एक ऑक्सीजन है यानी कि 16, तो ये हो गया 12 प्लस 2 प्लस 16 यानी कि ये भी आ गया 30 एम। अब हमको क्या पता करना है, वेपर डेंसिटी दी हुई है, तो वेपर डेंसिटी दी हुई है, वेपर डेंसिटी हमारे पास है, वेपर डेंसिटी हमको दी हुई है 30, इसकी वेपर डेंसिटी 30 दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दी हुई थी, और आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। तो मान लेते हैं इसकी वेपर डेंसिटी कितनी है, वेपर डेंसिटी मानने नहीं है, वेपर डेंसिटी इसकी दी हुई है, वेपर डेंसिटी इक्वल टू 30। अब हमको क्या पता करना है, यहाँ पे वेपर डेंसिटी तो हमको ऑलरेडी पता है, तो हमको क्या पता करना है, इसका मॉलिक्यूलर मास पता करना है। तो मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू कितना हो जाता है, 2 इंटू वेपर डेंसिटी यानी कि 2 इंटू 30 यानी कि 60 हो गया।
और अब यहाँ से हम n की वैल्यू पता कर लेंगे, दैट इज 60/30 यानी कि मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास यानी कि आ गया 2। और अब हम क्या पता करेंगे, जब हमको ये पता चल चुका है तो अब हम फॉर्मूला पता करेंगे इसका, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी इक्वल टू CH2O होल n की वैल्यू कितनी है, ट्वाइस, यानी कि C2H4O2। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज दिस, व्हाट इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। कंपाउंड है आपके पास C4H4C2O4। तो ये जो रेशियो है दैट इज 4:2:4, और सिंपल रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो की अगर बात करो आप, सिंपल रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 2 से डिवाइड हो रहा है यानी कि 2:1:2, यानी कि आप कह सकते हो H2CO2। दिस इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ये जो आपको दिया हुआ है एम्पिरिकल फॉर्मूला, H2CO2 इज इट्स एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, और ये क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है हाइड्रोकार्बन हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। हाइड्रोकार्बन तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, कंपाउंड कर लेते हैं इसको। कंपाउंड हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, और मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है इसका 90। तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना होगा, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है आपको 26.6, हाइड्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ 2.2 और ऑक्सीजन का दिया हुआ है 71.2। यहाँ पे मैंने परसेंटेज कंपोजिशन वाले कॉलम में नहीं लिखा है, यहाँ पे एटॉमिक मास कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 16। परसेंटेज कंपोजिशन वाले में इसका परसेंटेज कंपोजिशन भी हम लिख सकते हैं, 2.2 हाइड्रोजन का है और 71.2 परसेंटेज जो कंपोजिशन है वो ऑक्सीजन का है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करेंगे, और वो क्या होता है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास, यानी कि 26.6/12, 2.2/1 और यहाँ पे 71.2/16। तो ये जो आ रहा है लगभग, ये आ रहा है 2.2, ये तो आपके पास 2.2 ऑलरेडी है, और ये है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4.45। अब हम कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो इनमें से सबसे छोटा कौन सा आ रहा है, 2.2, 2.2/2.2 ये आता है 1। यहाँ पे भी देखिए 2.2/2.2 यानी कि ये भी आता है 1। 4.45/2.2 अगर आप इसको देखोगे तो ये आ रहा है 2। तो ये आपका सिंपल होल नंबर रेशियो मिल गया। अब क्या करें आगे, अब हमको क्या पता करना है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता करना है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से पहले हम देख लेते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या आया इसका। तो सबसे पहले हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखेंगे, तब बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, एम्पिरिकल फॉर्मूला वो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, और वो है, मतलब क्वेश्चन में नहीं, ये आपका मिल गया 1:1:2 का रेशियो। तो आप कह सकते हो CHO2, ये इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। और अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला है तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास भी आएगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास वो कितना हो जाएगा, वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वो हो जाता है देखिए 1, एक कार्बन है तो 12 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन है तो वो 1 हो जाएगा, प्लस एक ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन यानी कि 16×2, तो 16×2 32 + 1 33 + 12 ये होता है 45। अब देखिए यहाँ पे n की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी अब आपको। तो n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको दिया हुआ है वेपर डेंसिटी और वो है 90। ध्यान रखिए वेपर डेंसिटी क्या दे रखी है हमें, वेपर डेंसिटी नहीं, मॉलिक्यूलर मास डायरेक्ट ही दिया हुआ है आपको 90, करेक्ट। हमको n की वैल्यू पता करनी है, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास दैट इज 90 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, वो 45 दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको अभी फिर से दिखा देता हूँ कि आपको क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी नहीं दी है, आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हो कि आपको मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है, वेपर डेंसिटी नहीं। 90 जो है वो मॉलिक्यूलर वेट है। तो चलिए हम अपनी कैलकुलेशन कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 90/45 यानी कि आप कह सकते हो दैट इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू हमको मिल गई 2, और अब हमको क्या पता करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर
फॉर्मूला आप यहाँ से इजीली पता कर सकते हो। और वो कैसे करोगे? CHO2 का डबल करके, यानी कि होल N, तो दैट इज C2H2O4। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंपाउंड ऑफ सोडियम सल्फर एंड ऑक्सीजन हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। तो 3 एलिमेंट हैं, सोडियम, दूसरा है सल्फर और तीसरा है ऑक्सीजन। इनका हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला ही पता करना है। तो देखिए एटॉमिक मास लिख लेते हैं सबसे पहले सबके। तो सोडियम का ऑलरेडी दिया हुआ है, सल्फर का 32 दिया हुआ है, ऑक्सीजन का 16 दिया हुआ है। परसेंटेज कंपोजिशन 29.11, यहाँ पे दिया हुआ है 40.51 और ऑक्सीजन का भी दिया हुआ है 30.38। अब हम एक काम करते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स के लिए क्या करना पड़ेगा? परसेंटेज कंपोजिशन बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ पे भी परसेंटेज कंपोजिशन बाय 40.51 बाय एटॉमिक मास, और यहाँ पर भी 30.38 बाय 16। तो तीनों की हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैलकुलेशन आ रही है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1.26। इसकी वैल्यू भी लगभग वही आ रही है 1.26, और दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.89। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे डिवाइड कर लेंगे तीनों को। तीनों में से सबसे छोटा है 1.26, तो 1.26 बाई 1.26, ये आपको ऑलरेडी पता है 1 होता है। यहाँ पे 1.26 बाय 1.26, ये भी 1 होता है। 1.89 बाय 1.26, अब 1.89 बाय 1.26 करोगे दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5, लगभग 1.5 आ रहा है। और यहाँ पे 0.5 आ गया तो आपको पता है डबल कर देते हैं हम लोग, तो इंटू 2 कर देते हैं तीनों को, तो आपको सिंपल होल नंबर रेशियो मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा 2, यहाँ पे भी हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 3। 2:2:3 का आपका रेशियो आ गया। तो ये आपका रेशियो आ गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला किसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज Na2 है, तो आप लिख सकते हो Na2S2O3। और अब आपके पास एक और क्वेश्चन है, मुझे ये बताइए कि Na2S2O3 किसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एन एसिड ऑफ फॉस्फोरस हैज द फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। फॉस्फोरस आपको दिया हुआ है, हाइड्रोजन दिया हुआ है और ऑक्सीजन दिया हुआ है। तो चलिए हम तीनों एलिमेंट्स को लिख लेते हैं, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और तीसरा है हमारे पास ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन का जो परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, सबसे पहले एलिमेंट को डिनोट करते हैं, हाइड्रोजन, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन देखते हैं कितना परसेंटेज, पहले एटॉमिक मास हम लिख लेते हैं। फॉस्फोरस का होता है 31 और ऑक्सीजन का है 16। परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है 2.47, सही लिखिए किसी भी एलिमेंट का। फॉस्फोरस का दिया हुआ है 31 का है, इसका है 38.27, और यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है तीसरी ऑक्सीजन की दैट इज 59.26, ये है 59.26। अब एक काम करते हैं, सिंपल होल नंबर रेशियो पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, उससे पहले हमको रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स पता करना है। 2.47 बाई 1, ये आ रहा है 2.47 ही आ रहा है। देन 38.27 बाई 1, 1 नहीं 31, तो ये आता है आपका 1.23। और लास्ट है ऑक्सीजन, यानी कि 59.26 बाय 16, तो ये आ रहा है लगभग 3.70। अब इन तीनों में से जो सबसे छोटा नंबर है उससे हम डिवाइड कर लेते हैं, यानी कि 1 पॉइंट, तीनों में से सबसे छोटा कौन सा नंबर है? 1.23। तो 2.47 बाय 1.23, दिस इज इक्वल टू 2। देन 1.23 बाय 1.23, दैट इज ऑब्वियसली इक्वल टू 1। और तीसरा है 3.70 बाय 1.23, ये लगभग आता है 3। तो 1, 2, 1 और 3, ये इनका रेशियो आ गया। और अब हमको पता करना है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल जाएगा, तो यहाँ पे हमको मॉलिक्यूलर वेट भी दिया हुआ है 162, तो उसकी हेल्प से हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी उसका पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला इसका लिखना है। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? एम्पिरिकल फॉर्मूला लिख लेते हैं क्लियरली, 2:1:3 का रेशियो है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2:, ये 2:1:3 का रेशियो हमको दिया हुआ है।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है इसका। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला, इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला है H2PO3। सो ये इसका है एम्पिरिकल फॉर्मूला। और एम्पिरिकल फॉर्मूला पता चल गया, अब हम पता करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 इंटू 1 यानी कि 2 प्लस फॉस्फोरस 31 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16 यानी कि 16 इंटू 3 48 ही हो जाएगा। 48 प्लस 31 प्लस 2, तो 48 प्लस 31 प्लस 2 दैट इज 81। तो आपको मिल गया 81 इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। नाउ अब हम क्या करेंगे, अब हम n की वैल्यू पता करेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास वो दिया हुआ था क्वेश्चन में 162 डिवाइडेड बाय 81, ये आता है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 2। अब n की वैल्यू भी पता चल गई, तो अब हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पता कर लेते हैं इसका। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वो कैसे हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आएगा इसका H2PO3 होल ट्वाइस, यानी कि आप इसको लिख सकते हो H4P2O6। दिस इज योर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। सो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सी इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।